converter. Then we will little talk about what is EV charging and hardware fabrication. At last, we will discuss how to make hardware of these things. So this is a typical structure of a microgrid. So microgrid system. In microgrid system, you have DC sources as well as AC source. Like wind power is an AC source. If you have all kinds of sources and loads, like if you have DC as well as AC both, then it is known as hybrid microgrid. If I remove this AC section, then it will DC microgrid system. But the voltage generated by DC sources are very low, so we need to boost up to a very high voltage. For that, we need a boost converter. But there is a problem with the boost converter, which I'm going to discuss now. Before going to the boost converter, because in India we usually use solar power, most of the cases of microgrid we use solar power, and government is also providing some initiatives for that. So let's start with solar power. So this is a typical solar cell structure. Basically, it is a PN junction diode, photodiode. Whenever there is a light strikes on the PN junction, a current start flowing from anode to cathode. This direction from here, the current is flowing from here, and electron from here. Like when you connect what is this? When you connect a diode to a system, the current flows inside the diode. But in case of a VC, the current coming out from the diode. Like from here, the current is coming from here. This is your IV characteristics of the solar cell, and this is your PV characteristics of the solar cell. But if you connect a lot of solar cells together, because the voltage of one solar cell is very small, एक सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके डिजायर वोल्टेज अचीव करते हैं. बट एक प्रॉब्लम होती है पार्शियल शेडिंग की. जैसे कि आपके सामने ये दिया हुआ है, एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आपके 3 सेल्स सीरीज में हैं और फिर उन्हीं का कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा हुआ है. तो आपके जो ये तीनों सेल हैं इस साइड में, जिसमें कोई पार्शियल शेडिंग नहीं हो रही, मतलब उस पर कोई कवरिंग नहीं है, दैट मीन्स जैसे ये वाला एक मॉड्यूल है, इस पर थोड़ा पार्शियल शेडिंग हो गया है, तो अब ये पावर जनरेट नहीं कर पाएगा. बट ये तीनों पावर जनरेट कर रहे हैं. तो जब तीनों पावर जनरेट कर रहे हैं, तो उनका जो वोल्टेज है वो एडअप हो जाएगा. तो अगर आप देखेंगे तो इनका वोल्टेज एडअप हो जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज में. इसी तरीके से ये दूसरे वाले जो हैं, इनका भी वोल्टेज एडअप हो जाएगा, क्योंकि ये भी सीरीज में है. अब दोनों का वोल्टेज एडअप हो गया, बट दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल एज वेल. सो पैरेलल में क्या होता है कि आपकी करंट एडअप हो जाएगी. तो आपकी करंट एडअप होगी, जो एक्चुअल कर्व आएगा इस पीवी का, जो यहाँ से जो करंट और यहाँ का वोल्टेज यानी आई ए और वी ए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो इस तरीके से आएगा. तो क्योंकि इसमें एक सेल जो है वो काम नहीं कर रहा, अदरवाइज ये यहाँ पे और आता, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ जाता, तो आपकी पावर और बढ़ जाती. अब आप इसमें देखेंगे, यू कैन सी दैट देयर इज अ ब्लॉकिंग डायोड हियर एंड देयर इज ऑल्सो अ बाईपास डायोड. सो ये ब्लॉकिंग डायोड जो है, इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि ये रिवर्स करंट को सिस्टम में आने नहीं देगी. मतलब लोड से आपका कोई करंट मॉड्यूल के अंदर नहीं आएगा. लेकिन ये बाईपासिंग डायोड किस लिए यूज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि बाईपासिंग डायोड क्यों यूज हो रहे हैं. बाईपासिंग डायोड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे ये वाले फिगर में, कि आपका जो पीवी होता है, उसमें जो करंट होती है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है. तो अगर ये बाईपासिंग डायोड ना रहे और इसका जनरेशन जीरो हो जाए, मतलब ये कोई जनरेट नहीं करेगा, तो एक करंट इसमें से इस तरह से फ्लो कर जाएगी ऊपर की तरफ, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, लाइक अ डायोड. आप ऐसा अज्यूम करिए कि एक डायोड से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगी. अगर वो करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये मॉड्यूल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, मतलब परमानेंटली डैमेज हो जाएगा. तो उस परमानेंटली डैमेज होने से बचाने के लिए, या तो हम मॉड्यूल्स, वैसे तो हम हर सेल के साथ नहीं लगा सकते डायोड, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो हम मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उन मॉड्यूल्स के साथ एक डायोड लगा देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में एक डायोड लगा देते हैं, जो बाईपास डायोड बोलते हैं. अब बात करते हैं एमपीपीटी की.
एमपीपीटी में बेसिकली हमको फाइंड आउट करना होता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर आएगी, तो इसलिए हमें दो कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक कन्वर्टर जो एमपीपीटी फाइंड आउट करता है, और एक कन्वर्टर जो होता है वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई लोड है, आपको 12 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए या 24 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए, तो आप एमपीपीटी के थ्रू वो नहीं अचीव कर सकते कि आपको 24 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा। आप एमपीपीटी से पहले आप एमपीपीटी वाला जो आपका कन्वर्टर होगा, एक कन्वर्टर, वो आपको एमपीपीटी दे देगा, फिर वहां से आप एक दूसरा कन्वर्टर लगाएंगे जो आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा। सो आपको दो कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एल्गोरिथम बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि या आप ये कर्व देखेंगे, अगर इफ यू सी दिस कर्व, देयर आर टू एमपीपीटी पॉइंट्स, एक जो एक्चुअल एमपीपीटी पॉइंट है जो कि मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम पावर आ रहा है, और एक लोकल एमपीपीटी पॉइंट है। तो आपके दो दो पॉइंट्स आएंगे, बट अब आपका एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कितना बेटर है कि वो इसको ट्रेस करता है या इसको ट्रेस करता है। तो इसी तरह से आपको एल्गोरिथम को एडवांस बनाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लोकल तो नहीं फाइंड कर ले रहा है, तो इसलिए आपको रियल के लिए आपको और फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे आपके एमपीपीटी एल्गोरिथम में। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात हो गई अबाउट व्हाट इज दिस अबाउट सोलर सेल। तो सोलर सेल का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मतलब कैसे काम करता है और क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी पावर को बूस्ट कैसे करें, मतलब वोल्टेज लेवल्स को इंक्रीज कैसे करें। उसके लिए हम यूज करते हैं आपके बूस्ट कन्वर्टर। सो यहाँ पे ये दो दो तीन कन्वर्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक क्वाड्रेटिक बूस्ट कन्वर्टर है, और ये मतलब कन्वेंशनल बूस्ट कन्वर्टर है, उसमें एक ब्रांच और ऐड कर दिया गया जिससे ये क्वाड्रेटिक हो गया, एक ब्रांच और ऐड कर देंगे तो क्यूबिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n-1 ब्रांचेस ऐड करेंगे तो ये इसका गेन जो जाएगा वो पावर एन तक चला जाएगा, वी इन अपॉन वन माइनस डी टू दी पावर एन। सो आपको ये पार्ट जो है D2, और मतलब ये इतना एक दो तीन चार चार कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे हर बार, और आपका एक एक वो इंक्रीज होता चला जाएगा एन का वैल्यू। सो हम क्यों चाहते हैं, वाई वी नीड टू गो विद हायर ऑर्डर ऑफ कन्वर्टर्स। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ अगर आप देखें तो अगर इसमें एक आपका आइडियल गेन दिया हुआ है, एक रियल गेन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जो कन्वेंशनल बूस्ट कन्वर्टर, ना क्वाड्रेटिक का नहीं है, नॉर्मल बूस्ट कन्वर्टर का गेन दिया हुआ है। अगर आप नॉर्मल बूस्ट कन्वर्टर के गेन पे जाएं तो अगर आप ड्यूटी टेंड करेंगे 1 तो आपका गेन जाएगा इनफाइनाइट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, अगर मैं ड्यूटी 1 पुट कर दूंगा तो आपका डी आउट कभी ओपन ही नहीं होगा। अगर मैं डी अगर मैंने आपका ड्यूटी 1 कर दिया, मान लीजिए हमेशा के लिए स्विच ऑन कर दिया, तो कभी आपका D3 या फिर ये आउटपुट डायोड जो है ये कभी ओपन ही नहीं होगा, कभी कंडक्ट ही नहीं करेगा। जब कभी कंडक्ट ही नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। लेकिन इसके और भी रीजंस होते हैं, लॉसेस की वजह से ये उससे पहले ही 0.5 ऑलमोस्ट ये 0.8 टू 0.9 तक सही काम करता है जो बूस्ट कन्वर्टर है। उसके बाद इसका वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है, और वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द लॉसेस इन द सर्किट। इसी तरीके से हम यहाँ पे दिया हुआ है ये सेम पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किए हुए गेन्स हैं, रियल गेन्स हैं। ये एक इसमें नॉर्मल बूस्ट कन्वर्टर का ये रेड वाला जो है, ये ग्रीन वाला जो है ये क्वाड्रेटिक का है, और ये लास्ट वाला ब्लू वाला क्यूबिक का है। आप देखिए 0.7 पे ये काफ़ी हाई गेन दे रहा है, बट अराउंड 20 गेन दे रहा है, पर ये बहुत पहले ही दे रहा है। मतलब आप 0.7 के बाद इसे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा गेन दे देता है। लेकिन इसमें कंपोनेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं और स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है स्विच पे, तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें नई टोपोलॉजीज का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अब क्यों वो जो आप मैंने अभी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, ऐसा क्यों हुआ, लॉसेस क्यों आए। सो लॉसेस की वजह से हुआ क्या। सो आप अगर देखें तो इतने तरीके के लॉसेस होते हैं इसमें। अभी ये आपका जो है क्वाड्रेटिक बूस्ट कन्वर्टर का डायग्राम है, और उसका जो आइडियल गेन है आप देखिए वी इन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर है। बट इफ यू सी द लॉसेस, अगर आप इंडक्टर में लॉस देखेंगे तो उसमें आएगा आई एल आर एम एस इंटू आर एल। ये आर एल जो है ना, ये है आपका ई एस आर वैल्यू ऑफ द इंडक्टर, और ये चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये फ्रीक्वेंसी बदलेंगे ये बदल जाएगा। और क्यों बदलेगा, उसका स्किन इफेक्ट एक फिनोमिना होता है, वो अभी एक्सप्लेन किया जाएगा लेटर, उसमें ईवी चार्जिंग में बताया जाएगा। ये चेंज होता रहता है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। मतलब अगर आपका डी के फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वैल्यू कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आर एल का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसी तरह से आपका कैपेसिटिव लॉसेस भी होते हैं, कैपेसिटर के अंदर भी ये सार वैल्यूज होती है, वो भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है।
और उसके बाद अगर आप डायोड की बात करें तो उसमें दो तरीके के लॉस होते हैं। एक तो उसका जो रिवर्स वोल्टेज है उसकी वजह से डायोड वीडीआईडी ऑन इनटू कंडक्शन टाइम वो आता है, और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, बहुत छोटा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 और 0.2 ओम ऐसी कुछ होता है, बहुत कम होता है ये। तो उसका भी एक लॉस आता है। और इसी तरीके से अगर आप स्विचेस में देंगे तो स्विचेस में दो तरीके के लॉस आते हैं, एक तो कंडक्शन आती है, एक स्विचिंग। और स्विचिंग में दो होती है, एक तो जब स्विच ऑन होता है और जब स्विच ऑफ होता है। तो स्विच जब ऑन होता है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, ये आपका टी ऑन है, ये टी राइज ऑफ द करंट है, और टी फॉल ऑफ द वोल्टेज बाई टू। तो बेसिकली ये टोटल आपका ऑन टाइम हो गया, ये ऑफ टाइम हो गया। सो आपका जो टोटल लॉस आता है स्विच के अंदर वो दो तरीके का आता है। अगर आप उन सब लॉसेस को कंबाइन करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर अप्लाई करेंगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन मिलेगी उसके लिए, रियल गेन के लिए ऑफ ए क्वाड्रेटिक बूस्ट कन्वर्टर, जो कि इतनी छोटी सी इक्वेशन थी, अब आप देखिए कितनी बड़ी सी हो गई है। और ये भी कोई एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लॉसेज हैं ये सिर्फ अजीम किया गया कि यही सिर्फ लॉस होता है, और भी दो तीन लॉसेज होते हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कभी कभी। और ये सब चेंज होता रहता है, आर एल भी चेंज होता रहता है आपका, आर सी भी चेंज होता रहता है, आर एस ऑन नहीं चेंज होता, बस ये आर एल तो चेंज होता है, डेफिनेटली ये चेंज होता रहता है। अभी ये आपका एक वो दिखा रहे हैं हम आपको कि ये एक मॉडिफाइड क्वाड्रेटिक बूस्ट कन्वर्टर है, क्योंकि हमें और ज़्यादा गेन चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो स्विचेस को लिया है और उनसे हमने उसके बीच में फिर हमने एक वीएमसी अप्लाई किया है। वीएमसी एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सेल होता है, और फिर वीएमसी अप्लाई करने के बाद उसका जो आउटपुट वोल्टेज आया है वो आप देखिएगा, थ्री टाइम्स, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स आ रहा है क्वाड्रेटिक बूस्ट, मतलब उसमें से डी स्क्वायर माइनस हो जा रहा है, मतलब ग्रेटर देन टू टाइम्स तो है ही है जो आउटपुट वोल्टेज है क्वाड्रेटिक बूस्ट कन्वर्टर का। अब इसमें बेनिफिट क्या है, क्यों हम ऐसा किए। बेनिफिट देखिए आप, जो इसके स्विच है, दोनों स्विचेस देखिए, उसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो लेस देन दैट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। इसमें तो ऑलमोस्ट 20 आएगा, गेस वीएस वन में 20 के अराउंड आ रहा है, और इसमें वीएस में 33, जबकि आउटपुट वोल्टेज आपका अराउंड 100 है, 90 से अब भी है गेस। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10 12 वोल्ट इनपुट था, और 12, हाँ 86 87 ऐसे ही कुछ आ रहा। ये आपका उसमें दिया हुआ है, ये इसका एक्चुअल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है। और इसको जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट किया गया बाय यूजिंग न्यूक्लियो, एक न्यूक्लियो बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया, न्यूक्लियो S32 करके समथिंग, वही यूज है, ZIC समथिंग ऐसी कुछ, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो हार्डवेयर का बताएंगे कैसे बनाया जाता है हार्डवेयर, तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सा बोर्ड था। कोई भी बोर्ड ले सकते हैं आप, इसको कोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको सी में कोड करके रिटर्न करें कोड में, या फिर आप मैटलैब से सीधा इसमें कोड कर सकते हैं। तो आपका जो जो दूसरा वाला स्विच है, इस स्विच एस उसके का जो वोल्टेज आ रहा है अराउंड 30 थी, और जो पहला वाला जो स्विच है उसके अराउंड वोल्टेज आ रहा है अराउंड 20। और ये आपका गेटिंग सिग्नल है जो आपकी 15 वोल्ट्स थी आई गेस। उसके बाद हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की, जो है एनी लेवल इन्वर्टर। अब एनी लेवल इन्वर्टर क्या है, जैसे कि आप कोई भी इन्वर्टर बनाते हैं तो आपको बहुत सारी स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है, जितनी लेवल्स आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। बट कंसेप्ट इधर ये है कि आप एक ले लें कोई भी कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर ले लें, बक कन्वर्टर ले लें, या बक बूस्ट कन्वर्टर ले लें, कोई भी ले लें, उसके साथ एक फुल ब्रिज ऐड कर दें। जब आप फुल ब्रिज ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने बक बूस्ट क्यों लिया है उसका रीज़न अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बताता हूँ कि बूस्ट ले लें, कोई भी ले लें, उसके बाद उसकी ड्यूटी को आप चेंज करें इस तरीके से, जैसे कि ये बक बूस्ट का एग्जाम्पल है, तो बक बूस्ट
उसमें ही देख लें कि आप D1 को चेंज करें एक लेवल लाने के लिए। जैसे VL आपने एक लेवल मान ली कि मतलब ये 10 वोल्ट की एक लेवल होगी, तो VL लेवल होगी, तो उसकी तरह से D1 D2 D3 इस तरह से एक इंटरवल डिसाइड करने, मतलब आप यहाँ से पाई तक बहुत सारे इंटरवल डिसाइड कर लें, हर इंटरवल में बहुत सारे टर्म्स को इस ड्यूटी डिसाइड कर लें। तो जितनी ज़्यादा ड्यूटी डिसाइड करेंगे उतनी ज़्यादा लेवल्स आएंगी। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आएगा, और ये पोलैरिटी चेंजर है, हर पाई पाई पे आके ये इसकी पोलैरिटी बदल देगा स्विचेस की। मतलब ये दो स्विचेस ऑन कंडक्टर हो रही होंगी एक टाइम पे, और उसके बाद ये दो स्विचेस एक टाइम पे कंडक्ट हो रही होंगी। तो इसमें क्या होगा, पहले करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, तो आप एसी में और में करंट की अगर आप इसको तो रिप्लेस बहुत सारी ड्यूटीज को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल स्मूथ आने लगेगा इस तरीके से। ये आउटपुट है। लेकिन इसमें भी देखिए आप एक जगह ये जीरो जो है थोड़ी देर के लिए कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी कन्वर्टर हो वो एकदम जीरो तक भी नहीं जा सकता। मतलब एक पॉइंट, मतलब अगर आपका बक बूस्ट कन्वर्टर है तो वो क्या बोलते हैं, आपको 0.1 या 0.2 D से नीचे काम ही नहीं करेगा। हेलो, नाउ इज इट क्लियर? आया भाई? Yeah, Javed bhai, you can present. You can present the remaining presentation. एक्चुअली मसला ये हो रहा है ना, बारिश हो रही है शायद, इसलिए शायद मेरा नेटवर्क खराब हो रहा है बार बार। तो मैंने जी, कहाँ तक आपने देखा था? सर्किट लॉसेस तक हो गया था। इन्वर्टर। अच्छा, इन्वर्टर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा से करता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक हुआ था ना, यही चल रहा था शायद। हाँ, हाँ, तो सो इस इन्वर्टर में यह क्या है कि आप कोई भी लेवल्स जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कितनी ड्यूटीज आप ले रहे हैं हाफ साइकिल में।
तो अगर D1 आप इस तरीके से, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे बक बूस्ट लिया है, आप बूस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बूस्ट में एक इशू आएगा, वो अभी पूछूंगा मैं आपसे क्या इशू आएगा। लेकिन यहाँ पे बक बूस्ट यूज़ किया है मैंने, तो बक बूस्ट जब यूज़ किया है तो इसमें जीरो लेवल इजीली आ जा रहा है। तो आप अगर ड्यूटी इस तरह से चेंज करेंगे, D1 इज इक्वल टू दिस अप टू DN, तो अगर आपको N लेवल्स चाहिए तो ये N लेवल्स जो आएंगी ना एक साइकिल में आएंगी, मतलब हाफ साइकिल की N लेवल्स हैं ये। तो टोटल लेवल्स जो होंगी ऊपर नीचे की दोनों बना लोगे तो 2 टाइम्स DN+1 जीरो लेवल भी है इसमें, वो आ जाएगी, यानी 2N+1 लेवल्स जनरेट हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो होगा क्या इसमें कि आप यहाँ पे एक ड्यूटी देंगे, वो ड्यूटी आप चेंज करते रहेंगे तो आपकी लेवल्स आती रहेंगी, पर वो लेवल्स जो आएंगी वो हाफ साइकिल के लिए आएंगी। हाफ साइकिल के बाद फिर आप उसी ड्यूटी को रिपीट करेंगे, और आपको ये पोलैरिटी चेंजर जो है, आपका फुल ब्रिज जो है, इसको एज अ नॉर्मल 2 लेवल इन्वर्टर की तरह रन करेंगे, मतलब 60 हर्ट्ज पे इसको रन करेंगे, बाकी इसको। सो आप इसमें देखें कि आप जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है उसका वैल्यू कितना कम है। कैपेसिटर ओनली 4.75 माइक्रोफैरेड है, और इंडक्टर का जो वैल्यू है अराउंड 200 माइक्रो हेनरी है, और उस पर THD आपका आ रहा था 4%, और ये 1 किलोवाट रेटिंग के लिए बनाया गया था। सो अगर आप इसमें बहुत सारी डी इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आप वी आउट एज अ फंक्शन ऑफ ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे, और ड्यूटी को चेंज करेंगे इस तरीके से एज अ फंक्शन ऑफ ए साइन ओमेगा टी अपॉन VN, तो आपको एकदम साइनोसॉइडल वेव आने लगेगा। बट हियर ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम, साइनोसॉइडल आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप थोड़े से ड्यूरेशन के लिए जीरो हो जाती है। क्यों ये जीरो इसलिए होती है क्योंकि आप 0 मतलब ये होता है कि जैसे आप 0.1 और 0.2 के बाद ही आपका कन्वर्टर काम करना शुरू करता है। 0.1 पे वो जीरो ही दे देता है आउटपुट वोल्टेज, 0.2 पे भी वो जीरो ही दे देता है आउटपुट वोल्टेज। तो थोड़ा देर जिस तरह से लास्ट में आपका 0.9 तक ही काम करता है, उसी तरह से शुरू में ही 0.1 तक ही काम करता है, तो इसलिए ये बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई ये बताएगा कि हम बूस्ट कन्वर्टर अगर यूज करेंगे तो क्या इशू आएगा, बताएं भाई। स्टेप अप नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? स्टेप अप। स्टेप अप तो होगा भाई बूस्ट कन्वर्टर में, अगर मैं इसकी भाई बक बूस्ट। शायद एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, ए साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो नहीं चेंज होगी। नहीं, वो भी चेंज होगा, सब चेंज होगा, एक इशू आएगा बस छोटा सा। नहीं मतलब कम नहीं होगी, बढ़ेगी हाँ, वैल्यू। हाँ, तो कम नहीं होगा, तो मतलब आपका जो इनपुट है ना उससे कम आप आउटपुट में नहीं ला पाएंगे, मतलब आपको जो स्मूथली जो यहाँ पे आपको पाई के पास जीरो लाई चाहिए, वो जीरो नहीं ला पाएंगे आप मतलब अगर आपका 48 वोल्ट है अगर इनपुट, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज जो जाएगा 48 ही जाएगा, उससे कम वोल्टेज आप ला नहीं पाएंगे। तो आपका जो ग्राफ बने, मतलब यहाँ से जो ये आएगा आपका लेवल्स आएंगी, तो ये यहाँ पे मान लीजिए 48 पे जाके इस तरीके से आके फिर नीचे 48 पे चले जाएंगे, ये जीरो लेवल अचीव नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा बूस्ट में। लेकिन बक में आप कर सकते हैं, लेकिन बक में फिर आप स्टेप अप नहीं कर पाएंगे, और बक बूस्ट में आप दोनों कर लेंगे। बक बूस्ट के साथ यही अच्छी बात है कि आप ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ में। हाँ, इसके एक दो पेपर हैं शायद IEEE में, एक दो पेपर है, एक पेपर अभी कोई पब्लिश हुआ है, कुछ दिनों पहले ही पब्लिश हुआ है इस पे एक पेपर। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की। सो देखिए, 3 तरीके की चार्जिंग होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो होती है वो सिंगल फेज चार्जिंग होती है, सिंगल जो 3.3 किलोवाट तक जाती है, और लेवल 1 जो होती है ऑन बोर्ड होती है, मतलब व्हीकल के अंदर ही आपके सारा चार्जर इम्प्लीमेंट होता है, बस आपको प्लग लगाना होता है, व्हीकल के अंदर ही आपका PFC वगैरह सब कुछ होता है। और सेमी फास्ट चार्जिंग जो होती है ये भी व्हीकल के अंदर ही होती है, ये लेवल 2 चार्जिंग है, इसमें आप जाते हैं 19.2 किलोवाट तक। उसके बाद आती है आपकी फास्ट चार्जिंग और DC फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग भी अगर 3 फेज इंटीग्रेटेड 19.2 किलोवाट की होती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए 2040 तक, वो भी आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं, ऑफ बोर्ड भी होती है। लेकिन जो ऑफ बोर्ड जो होती है डेडिकेटेड ऑफ बोर्ड चार्जिंग होती है, जो स्पेशली फास्ट चार्जर होता है, बहुत ही फास्ट सुपर फास्ट चार्जर, वो ऑफ बोर्ड होता है। उसकी जो सर्किटरी होती है पूरी की पूरी बाहर होती है, बस आपको प्लग लगा के बैटरी से कनेक्ट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑफ बोर्ड अगर आप करते हैं DC टू DC फास्ट चार्जर, मतलब DC फास्ट चार्जर लेते हैं, तो आपके पास 3 फेज AC लाइन होती है, उसकी पावर काफ़ी हाई होती है, मान लीजिए 11 kV की लाइन है, 11 kV की लाइन है। उसके बाद आपको
डायरेक्ट तो आप व्हीकल से कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट व्हीकल से कनेक्ट कर देंगे तो व्हीकल में कुछ अगर मसला हुआ तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन रहेगा नहीं और वो कुछ भी शॉर्ट वर्ट कर जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक आइसोलेटेड डीसी टू डीसी स्टेज लानी पड़ेगी। ये जिस तरह से ये दिखाया गया है, एक ऐसा कन्वर्टर लेंगे जो, पहले तो आप क्या करें, पहले आप इनपुट फिल्टर लेंगे जो आपका ईएमआई और ये सब चीज़ें सही करेगा, पावर फैक्टर करेक्शन, उसके बाद रेक्टिफायर और पावर फैक्टर। ये इनपुट फिल्टर जो होगा वो ईएमआई के लिए, ईएमआई एलिमिनेट करेगा। उसके बाद आपका रेक्टिफायर प्लस पीएफसी स्टेज होगी, मतलब ये इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और पावर फैक्टर करेक्शन भी लगाएगा ताकि आपको पेनल्टी ना देनी पड़े, क्योंकि अगर आपका पावर फैक्टर बेकार है तो आपको क्या, पावर कंपनी को पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, तो वो लगाएगा। उसके बाद फिर आपके पास डीसी आ गया, अब आप उसको एसी में कन्वर्ट करें। आपने यहाँ भी क्यों नहीं कन्वर्ट किया कि आप एसी से स्टेप अप स्टेप डाउन करके फिर ले लेते, क्यों नहीं किया भाई? कोई बताएगा? आपने पहले डीसी में कन्वर्ट किया, फिर एसी में कन्वर्ट किया, फिर डीसी में कन्वर्ट किया, मतलब आप उसको डीसी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं जब आपको एसी से स्टेप इस एसी में ही कन्वर्ट करके डीसी में कर सकते थे। मतलब आप दो दो बार डीसी टू डीसी, पहले डीसी एसी टू डीसी कर रहे हैं, फिर डीसी टू डीसी क्यों कर रहे हैं? बताइए भाई, कोई तो बताए। ऐसा इसलिए है कि आपकी जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, अराउंड 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स, और दूसरी कंट्रीज में चलेगा। तो जब आप 50 हर्ट्स पे वो ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्स पे यूज़ करेंगे तो कितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में करने के बाद उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी कन्वर्ट हो रहा है। जब हाई फ्रीक्वेंसी एसी होगा तो आपका ट्रांसफार्मर का साइज घट जाएगा। जब ट्रांसफार्मर का साइज घट जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी पे, तो उसके बाद दोबारा डीसी करके आउटपुट फिल्टर लगा के आप बैटरी चार्ज कर लेंगे और आइसोलेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर छोटा लगाना है। ये नहीं आप इसका रूम कितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएं, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर आपको लगाना है। आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो, छोटा जो चार्जर होता है ऑलमोस्ट कितना बड़ा होता होगा, छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ऑलमोस्ट एक अलमीरे के बराबर ही होता है। तो उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी आप कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ये वाले कंपोनेंट, या तो एसआईसी यूज़ करेंगे या तो गैन यूज़ करेंगे। मॉसफेट वगैरह अगर यूज़ करेंगे ना हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, मतलब इतना लॉस होगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग आ जाएगी। तो आजकल क्या होता है, आप एसआईसी यूज़ करते हैं, एसआईसी यूज़ करते हैं तो इसमें जो आपका स्विचिंग लॉस होता है वो बहुत कम होता है एसआईसी में। सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड डिवाइसेस आती हैं। गैन में क्या है, गैन जो है हाई पावर पे फुक सकते, मतलब जब स्पाइक आती है तो ये डैमेज हो जाता है, लेकिन एसआईसी काफ़ी हाई वोल्टेज और हाई पावर तक मैनेज कर लेता है, लगभग अराउंड देखिए आप 100 के से भी ऊपर तक मैनेज कर ले रहा है। तो एसआईसी ज़्यादातर यूज़ करने आजकल यूज़ कर रहे हैं एसआईसी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अब कोई बताए स्किन इफेक्ट क्या है, बताइए भाई। चला तो नहीं गया यार। हाँ Opposing सर AD current. क्या? I think अपोजिंग एडी opposing करंट। AD current. आप एसी और डीसी में डिफरेंस बताइए, मतलब एसी कहाँ फ्लो करता है और डीसी कहाँ फ्लो करता है? एसी जो होता है आपका वो स्किन के ऊपर फ्लो करता है, मतलब, और डीसी जो होता है वो कंडक्टर के कोर में फ्लो करता है। तो आपका जो डीसी करंट है वो कंडक्टर के कोर में फ्लो करता है, तो उसका उसके लिए जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो पूरा एरिया लेंगे। लेकिन जब एसी जो होता है वो कोर में फ्लो नहीं करता, वो फ्लो करता है उसकी स्किन के ऊपर, मतलब वो मूव करता हुआ जाता है स्किन की तरफ। तो अगर आप देखिए ये पिक्चर देखें, अगर आप 60 हर्ट्स है तो आपका ये पूरा इस तरह से फ्लो कर रहा होगा। आप 100 हर्ट्स पे गए तो आपका जो
करंट है वो ये ब्लू लाइन, बस इतने एरिया में करंट फ्लो कर रहा होगा। आप 400 किलो हर्ट्ज पे चले तो आपका जो करंट है वो कंडक्टर के इस एरिया में फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो इफेक्टिव एरिया है वो घटता चला जाएगा। जब इफेक्टिव एरिया घटता चले जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, रो एल बाई ए। आपका इफेक्टिव एरिया घट रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा फिर उससे क्या होगा भाई, उससे आपकी हीटिंग होगी, और जब हीटिंग होगी तो आपका इंडक्टर जो है सेचुरेट कर जाएगा लोअर करंट पे रेदर देन हाई करंट। हाई करंट जाने से पहले ही वो सेचुरेट कर जाएगा। तो वो अभी एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है इंडक्टर। अब तो इतना तो समझ में आ गया, मतलब यहाँ मैं सब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा बहुत ही मतलब समझ में तो आया होगा हो क्या रहा है। तो ये स्किन इफेक्ट ये होता है। तो ये है आपकी इंडक्टर डिजाइन। जब आप इंडक्टर बनाते हैं तो आपको उसमें एयर गैप देना पड़ता है। अब एयर गैप क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एमएमएफ होता है वो एयर गैप में स्टोर्ड होता है। तो एयर गैप जब आप देंगे तो ये जो चीज है आपका, ये स्लोप है, इस तरह से ये आगे की तरफ इस तरह झुक जाएगा। जब ये झुक जाएगा तो उससे क्या होगा, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये सेचुरेट होने लगेगा। मतलब मान लीजिए 10 एम्पियर पे ये सेचुरेट हो रहा है, आ गया माउस, 10 एम्पियर पे मान लीजिए ये सेचुरेट हो गया, इस पॉइंट पे ये सेचुरेट हो जा रहा है सिस्टम। इसके बाद मतलब ये काम नहीं करेगा सही से, सेचुरेट हो जाएगा। आप करंट बढ़ाते रहिए, वो एमएमएफ के अंदर नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, मतलब सेचुरेट का फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा अब। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें एयर गैप बढ़ा देंगे, जब एयर गैप बढ़ाएंगे तो ये जो कर्व है इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मतलब ये 10 की बजाय 15 एम्पियर तक चला जाएगा। ये कर्व कुछ इस तरह से झुक जाएगा। मतलब ये वाला जो कर्व है, झुका हुआ कर्व तो मेरे पास है नहीं इस वक्त, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कर्व इस तरह से झुकने लगेगा, ऐसे झुकेगा। तो ये जो ये पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, रेदर देन यहाँ 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 आने की बजाय यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये एयर गैप बढ़ाने से आएगा। तो आपका एल का जो इक्वेशन है वो एल इस तरह से आएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स आर सी प्लस आर जी। आर सी जो है ये रिलेक्टेंस है कोर का, और आर जी जो है वो रिलेक्टेंस है एयर गैप का। तो इस तरह से आपका, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, आपकी एल की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि आपने आर जी बढ़ाया है। तो अब एल की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे। तो अगर आपको अच्छा इंडक्टर डिजाइन करना है, मतलब जो सेचुरेट ना हो जल्दी, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ टर्न्स जितना रिक्वायर्ड है उससे काफी ज्यादा रखिए, और आपको जो रिक्वायर्ड इंडक्टेंस है वो अचीव करने के लिए आप आरजी को बढ़ाइए, मतलब आप एयर गैप बढ़ाइए। आप एयर गैप बढ़ाएंगे तो आपका स्लोप नीचे की तरफ इस तरह से झुकता हुआ चला जाएगा, और जितना स्लोप नीचे झुकेगा उतना ज्यादा आपको करंट की लिमिट मिलेगी। मतलब पहले अगर आप 10 एम्पियर पे काम तक जा सकते थे तो अब आप 15 एम्पियर तक चले जाएंगे। उसके लिए बस आपको आरजी बढ़ाना पड़ेगा और आपको नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। सो ये है जो मेन चीज है इंडक्टर डिजाइन में, आपको एयर गैप कंसीडर करना बहुत जरूरी है। एयर गैप अगर नहीं डालेंगे तो बहुत जल्दी सेचुरेट कर जाएगा। एयर गैप में 0 कर दूं तो बहुत ही मतलब 5-6 एम्पियर पे ही इसका काम तमाम हो जाएगा। 2-3 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा 4 एम्पियर, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। एयर गैप अगर डाला नहीं तो 3-4 एम्पियर के बाद ये काम करना ही बंद कर देगा। मतलब उससे ज्यादा जाऊंगा तो ये सेचुरेट हो जाएगा, मुझे उल्टे सीधे रिजल्ट आएंगे। तो ये है आपकी एयर गैप क्यों इंसर्ट करते हैं, एयर गैप चाहिए। अब जैसे मैंने हिस्टेरिसिस का बताया, वो सॉरी हिस्टेरिसिस नहीं, अभी इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको उसका स्किन इफेक्ट का। तो अब आप देखिए, अगर मैं एक मोटी वायर ले लूंगा, रेदर देन स्ट्रैंडेड वायर नहीं लूंगा, अगर एक मोटी सी वायर ले लूंगा, वाइड वायर, उसका एरिया ज़्यादा हो, तो उसमें मैं फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से मेरा इंडक्टर साइज तो घटेगा, लेकिन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जब इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हीटिंग होगी। जब हीटिंग होगी तो क्या होगा, हीटिंग से भी कोर जल्दी सेचुरेट हो जाता है। तो आप उस हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप उस हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्किन इफेक्ट को कम करेंगे। स्किन इफेक्ट कैसे कम होगा, आप स्टैंडर्ड वायर्स यूज करेंगे, आप पतले पतले बहुत सारे वायर यूज करेंगे रेदर देन अ सिंगल वायर। एक सिंगल वायर की जगह आप बहुत सारे थिन वायर्स यूज करेंगे, ताकि आपका जो इफेक्टिव एरिया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो ज्यादा रहे। तो उससे आप स्किन इफेक्ट के स्किन इफेक्ट, स्किन का जो इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट जो है उससे आप बच जाएंगे। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज हुई।
अब बताते हैं हार्डवेयर कैसे फैब्रिकेट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमने फैब्रिकेट किया था, जिसका आउटपुट गेन आता है वी इन 4-4d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 1-d। और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि हमने क्या क्या लिया था। इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट था, मैक्सिमम पावर इतना था। ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, इंडक्टर कैपेसिटर सब डिज़ाइन कर लेंगे। जो मेन मेन चीज़ें हैं उसमें आता है आपका मॉसफेट, आपका जो स्विच है वो, आपकी डायोड्स, गेट ड्राइवर आईसी, और गेट ड्राइवर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, और माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो कंट्रोलर हमने यूज़ किया था वो STM32 न्यूक्लियो H743ZI2 था। सो अब एक्सप्लेन करते हैं ये तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सिस्टम चलेगा नहीं। जो गेट ड्राइवर आईसी है और गेट ड्राइवर वोल्टेज रेगुलेटर और माइक्रो कंट्रोलर है। सो चलते हैं, अब बात करते हैं हम हार्डवेयर फैब्रिकेशन की। सो ये है आपका, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है TLP250H। ये एक गेट ड्राइवर आईसी है, मतलब ये गेटिंग सिग्नल देता है आपको। मॉसफेट पे ये गेटिंग सिग्नल देता है। और ये इसका पिन डायग्राम, इसमें 8 पिन्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ कनेक्ट नहीं की जाती है और 7th भी कनेक्ट नहीं की जाती है। यहाँ पे आप PWM सिग्नल देते हैं। ये PWM सिग्नल कहाँ से आता है? ये PWM सिग्नल आपका इस माइक्रो कंट्रोलर से दिया जाता है। मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है यही ले। और ये माइक्रो कंट्रोलर कोड कहाँ से होगा? या तो इसका एक अपना सॉफ्टवेयर आता है STM32 का, उससे आप कोड करें, या फिर आप मैटलैब में, इसका सपोर्ट है ZI2 का। सबका नहीं होता, कुछ कुछ पार्ट्स का कुछ मतलब कुछ मॉडल्स का होता है, कुछ का नहीं होता है। या फिर आप लैब में AMU में भी अवेलेबल है, वो TI का है C2000 का, उसका भी सपोर्ट अवेलेबल है मैटलैब में। तो आप उसमें जाके इसमें PWM देंगे और वो PWM आप इस पॉइंट करेंगे। नॉर्मली हम 100 वोल्ट 100 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप बिना रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो कोई मसला आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे देंगे एनोड पे इसके, वो PWM जाएगी। और ये GND, ये जो होगा ये ग्राउंड होगा, माइक्रो कंट्रोलर का ग्राउंड, किसी और ग्राउंड नहीं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बहुत सारी पिन्स होती हैं, एक तो आप PWM डिसाइड करेंगे कहाँ से आएगा, और एक GND मतलब उसकी ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। और हाई VCC, ये आपका जो है हाई VCC, वो आपका कहाँ कनेक्ट होगा, एक सेकेंड। ये आपका जाके गेट पे कनेक्ट होगा। नहीं, ये गेट पे नहीं कनेक्ट होगा, ये हाई VCC है। ये जो है ये अभी वहां जाने से पहले इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्या है? MCW1024S समथिंग करके जो भी है, ये हमने यूज किया था MCW1048S15। ये एक आईसी होती है जो आपका कोई भी इनपुट दिया जाए 18 से 75 वोल्ट के बीच में, तो इसके लिए आइसोलेटेड आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती है 15 वोल्ट। सो वो जो 15 वोल्ट का जो VCC है वो इस पे जाके कनेक्ट होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया गया ग्राउंड, ये इसका पिन डायग्राम है, मतलब इसकी पिन्स का बताया गया। इसमें टोटल 8 पिन है। 8 क्यों खा रहा है भाई? 8 गलत है, मतलब 7 पिन है टोटल, 3 इधर 4 उधर, तो 7 पिन है। 1 2 3 5, हाँ 7 ही नंबर गलत हो गई, 5 नहीं 4 5 6 है, 7 पिन। तो आप इनपुट यहाँ पे देंगे 15 वोल्ट की। और ये कैसे लाया जाता है ताकि वो इनपुट है वो फिक्स रहे। तो आप यहाँ पे इनपुट देंगे 15 वोल्ट, नहीं 15 नहीं देगा, 18 से 75 के बीच में कुछ भी दे दीजिए, कोई वो तो फ्लैक्चुएट होता रहेगा। तो वो आप इनपुट देंगे, फिर उस इनपुट से आपका एक आउटपुट जनरेट होगा जो कि 15 वोल्ट जनरेट होगा, जिसमें से आपका जो ये वाला टर्मिनल है हाई वी आउट, वो इससे कनेक्ट होगा पिन नंबर 8 से, इसकी TLP250H की। और इसका जो ग्राउंड है वो इसके GND से कनेक्ट होगा, इसकी ग्राउंड पिन से, 5वीं पिन से कनेक्ट होगा। और ये हाई साइड जो है ये आपके गेट ड्राइवर पे जाएगा, और ये जो हाई साइड GND है ये आपके GDS एस से GDS एस से कनेक्ट होगा। VGS देते हैं ना, तो ये S से कनेक्ट होगा जाके। और फिर आप जब इस फिर आप क्या करेंगे, गेट ड्राइवर इसको सिग्नल देगा, इस सिग्नल से यहाँ पहले तो ये इसको पावर देगा, यानी TLP को, ये गेट ड्राइवर आईसी को, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर है, कांस्टेंट वोल्टेज देगा, और ये उसको एक इनपुट पावर देगा। तो वो इनपुट सिग्नल देगा, वही इनपुट सिग्नल
फिर एम्पलीफाई होगा, क्योंकि ये जो होगा वो 3 वोल्ट तक ही देता है, उससे ज्यादा देगा नहीं, तो सीधा नहीं लगा देता। अगर मैं ये 15 वोल्ट दे देता तो 3 वोल्ट देगा, 3.3 के अराउंड देता है जो भी देगा। तो फिर वो उसको इनहेंस करके 15 वोल्ट पे लाएगा और फिर वो उसके गेट ड्राइवर पे देगा जिससे वो रन करेगा। सो ये एक डायग्राम है कि उसका फैब्रिकेशन का, जिसमें आप गेट ड्राइवर को कैसे रन करेंगे। ये गेट ड्राइवर का, क्योंकि इसमें दो दो स्विचेस हैं, तो 2 TLP यूज की गई हैं और दोनों अलग अलग स्विचेस हैं, मतलब दोनों का जो ग्राउंड है वो अलग अलग है, इसलिए 2 TLP यूज करना पड़ा मुझे, वरना एक ही TLP से काम हो जाता। और ये दो आपकी वो वाली आईसीज हैं जो आपको आउटपुट देंगी, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देंगी। सो यहाँ से जो सिग्नल आएगा ये हाई साइड और GND, ये एक उसको दिया जाएगा, मतलब एक मॉसफेट को, और इसी तरह से ये वाला एक मॉसफेट को सिग्नल दिया जाएगा। एक 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 को पावर ये वाली आईसी देगी, एक को पावर ये वाली आईसी देगी, और ये सब कनेक्टर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर में ऐसे ही आता है, अल्टीएम डिजाइनर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आपको ये सब बनाना पड़ता है। ये सब आपने बनाया उसके, और इसके पीछे की जो एक्चुअल फिगर है वो भी आपको इंसर्ट करना पड़ता है, मतलब आपको सब मेजर करके उसमें डालना पड़ता है कि इतना इतना ये ऐसे है, तो इतनी लोकेशन पे ये है, इतनी इतनी दूर बाद ये पिन है, दूसरी पिन इतनी डिस्टेंस पे, तीसरी पिन इतने डिस्टेंस पे, ये सब आपको करना पड़ता है। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कुछ पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल रहती है, कुछ लाइब्रेरीज में पहले से ही वो पड़ा रहता है, कुछ आपको बनाना पड़ता है। जैसे कोई नया कंपोनेंट आएगा तो आपको वो कंपोनेंट उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ पहले से रहता है। हमारी लैब में क्या था कि पहले से ही लोगों ने, बच्चों ने बना के रखा हुआ था, वही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये आपका जो है वो सर्किट का हार्डवेयर है। और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं इंडक्टर के लिए ऐसी 2 पिंस यूज़ कर लेता हूँ, और इनको इनके पीछे की जो एक्चुअल सर्किट है, मतलब जो एक्चुअल हार्डवेयर शेप है, साइज है, वो मैं बना के इससे इंटीग्रेट कर देता हूँ। उसके बाद जब कंबाइन करेंगे आप पूरे सिस्टम को, तो आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलेगा, सॉरी ये मिलेगा आपको। तो ये आपको मिला, मतलब ये आपकी पीसीबी लेआउट है। ये रेड वाली जो है अपर लेयर है, और ये जो ब्लू वाली है ग्रीन लेयर है। फिर आप क्या करते हैं, इसको पेपर पे प्रिंट करते हैं, 2 पेपर्स पे प्रिंट करेंगे। उस पेपर को स्टेपल करेंगे, स्टेपल करने के बाद आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे अपनी पीसीबी। पीसीबी इंसर्ट करने के बाद आप एक्सरे मशीन में डालेंगे और 100 सेकेंड्स तक वेट करेंगे। उसके बाद उसे निकालने के बाद केमिकल से वॉश करेंगे। केमिकल से वॉश करने के बाद फिर उसको इचिंग मशीन में डालेंगे। इचिंग मशीन में डालेंगे 15-20 मिनट बाद आपको एक आईसी, एक वो मिल जाएगा, मतलब पीसीबी, प्रिंटेड पीसीबी मिल जाएगी, पीसीबी बोर्ड मिल जाएगा। फिर उस पीसीबी को लाएंगे बाहर, उसके अंदर होल क्रिएट करेंगे, बहुत सारे होल, और उस होल्स क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर जैसे ये कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट फिक्स करेंगे। और सारे कंपोनेंट फिक्स करने के बाद फिर आप, मैंने के नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं जो इसको, जो गेट ड्राइवर्स का जो होता है, गेट ड्राइवर के लिए जो पावर होती है उसको एक्सटर्नल पावर देता हूँ, उसी सेम पावर से नहीं देता। इसलिए ताकि पहले मैं गेट ड्राइवर चेक कर लूँ, अगर गेट ड्राइवर फेल हुआ और मैंने पावर दे दी तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं अलग रखा हूँ। तो देखेंगे आप, एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें मैं एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करता हूँ, फिर गेट ड्राइवर चेक करता हूँ। गेट ड्राइवर चेक करने के बाद, गेट ड्राइवर चेक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको पावर देता हूँ। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये सब क्या क्या है। ये तो कैपेसिटर है, ये तो उसके लिए है, जो वो 2 आईसीज मैंने बताई थी जो कांस्टेंट वोल्टेज देती है, ये दोनों वो कांस्टेंट वोल्टेज वाली आईसी है। ये टीएलपी है, ये भी टीएलपी है। ये कैपेसिटर है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, ये सब रेसिस्टेंसेज हैं, और ये डायोड है। अब जब आप इनपुट लेते हैं, रुकिए एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये आपका जो है, ये तो आपका आता है टीएलपी से, मतलब ये गेट ड्राइवर से सिग्नल आएगा। तो गेट ड्राइवर से जो सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मली में 100 ओम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको एक डायोड यूज़ करना पड़ेगा, आप डायोड, ताकि ये डिस्चार्ज हो जाए जल्दी। और ये वाला जो होता है आपका गेट और एस के बीच में जो होता है, जी चीज़ देते हैं, VGS देते हैं ना, तो ये जो होता है ग्राउंड जो होता है, ये ये काफ़ी हाई रखा जाता है। ये अराउंड 30 किलो ओम रखा जाता है, 30 किलो ओम। ये हाई रखते हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए पॉइंट। तो वही सब ये लगे हुए हैं इसमें रेजिस्टेंस। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है, ये नहीं कि सिंपल सा सर्किट होता है, खत्म बात। सर्किट तो सिंपल है, लेकिन उसको रन करने के लिए जो आपको गेट ड्राइवर चाहिए, ये सब चाहिए,
ये सब मेन चीजें होती हैं। अब अभी ये सिर्फ ओपन लूप में ही इतना कॉम्प्लिकेट, इतना सब कुछ एडिशन करना पड़ गया। अगर आप इसको क्लोज लूप में जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक लेयर लगा, एक रेजिस्टेंस बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, फिर वहां से आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगाने के बाद आप वोल्टेज मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करने के बाद फिर माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देंगे, माइक्रो कंट्रोलर फिर उसके अंदर प्रोसेस करेगा, फिर आपको ड्यूटी कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल लूप में जाएंगे जब आप। सब कुछ होने के बाद जो फाइनल सर्किट दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। ये आपका फाइनल सर्किट, ये देखिए आपके दो गेट ड्राइवर, ये पूरा गेट ड्राइवर सर्किट है, इतना पूरा जो भी है। ये आपकी वो दोनों आईसीज हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज देंगी, ये टीएलपी है जो गेट ड्राइवर को सिग्नल देगा, ये मॉसफेट है, एक और मॉसफेट होगा इसमें, ये दूसरा वाला मॉसफेट ये रहा, बाकी डायोड, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स हैं। और इस तरीके से आपके डीएसओ, ये सब, ये आपका डीएसओ है जो आपके आउटपुट सिग्नल्स को मेजर करेगा, मतलब जो सिग्नल्स होंगे उनके मेजर करेगा। ये आपका डीसी लोड है। नॉर्मली लोग रेसिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं, मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लोड, जो मैं खुद ही सेट कर लेता हूँ कितना मुझे चाहिए। ये डीसी लोड है आपका। ये दो पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई जो है वो आपके इनपुट पे देगी, और एक पावर सप्लाई जो है ये वाली जो है ये गेट ड्राइवर को देगी। ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको पावर सप्लाई देगी, दोनों का जो ग्राउंड है वो सेम है तो ये यहीं कनेक्ट हो जाएगी। और ये जो है मेन सर्किट को देगी। और ये देखिए मैंने मैटलैब के थ्रू इसको कोड को डंप किया था इसमें, और ये कोड यहाँ पे एक पिन होगा, यहीं कहीं दिख नहीं रहा, ये रहे, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इन्हीं पिन से ये सिग्नल देगा इसको। तो ये है कैसे आप हार्डवेयर फैब्रिकेट करेंगे। तो बस यही था। आप बताइए कोई सवाल किसी का, क्वेश्चन बोलिए भाई। Hello, Javed जी bhai. Actually, I want to ask one question. That you have stated in one of your initial slide that we have to use two converters for implementing MPPT, one for boosting and one for tracking. Can you explain it more? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एमपीपीटी के लिए तो आप एक कन्वर्टर यूज कर लेंगे, उससे आपका एमपीपीटी आ जाएगा। ठीक है, आपने एक नॉर्मल बूस्ट कन्वर्टर लगाया और आपका एमपीपीटी आ गया। लेकिन एमपीपीटी क्या करेगा, आपका आउटपुट वोल्टेज जो है उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहेगा। ऐसा नहीं है फिक्स करके दे देगा आपको कि यही आउटपुट वोल्टेज है। अगर आप एल्गोरिथम थोड़ा खराब हुआ तो वो सिर्फ फिक्स वोल्टेज नहीं देगा, आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है, मुझे एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे बैटरी चार्ज करनी है 48 वोल्ट्स की, और लेकिन मुझे एमपीपीटी भी ट्रैक करना है। तो एमपीपीटी ट्रैक करने के लिए आप एक कन्वर्टर लगाएंगे जो आपको एक वेरिएबल वोल्टेज देगा, मे बी 30 टू 50 के बीच में कुछ भी दे देगा, देता रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके बेसिस पे वो देता रहेगा उसको। फिर आप एक कन्वर्टर लगाएंगे जो उस एमपीपीटी कन्वर्टर के बाद लगा होगा, जो आपको एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देगा 48 वोल्ट। ये होता है, समझे आप। जी. और कुछ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन से किसी का कोई सवाल। Yes, please ask your queries. पूछिए भाई, या मैं पूछूं फिर। आप पूछना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो मेरा वही सवाल है कि स्किन इफेक्ट किसी को समझ में आया या नहीं आया। पहले स्किन इफेक्ट का बताइए क्या होता है। हम बार बार पढ़ते हैं स्किन इफेक्ट, बट हमें पता ही नहीं जी. होता है। जी, समझ में आ गया वो स्किन इफेक्ट. हाँ, अच्छा, तो अब एयर गैप क्यों ऐड किया जाता है इंडक्टर में। Your presentation was very good. It was, means very easy for understanding. I think they are not able to ask the queries, but your presentation was very good. You have dealt up with all the issues involved in hardware designing and prototype building. So I'm thankful to you for taking out your time. थैंक यू सर। Yes, Tayyiba, do you have any queries? No, sir. It was pretty explainable.